हाँ, अब सही है। आवाज तो एकदम परफेक्ट है। देखिए लिखूंगा तभी सही है, नहीं लिखेंगे तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखना तो पड़ेगा ही मुझे भी, ठीक है। तो देखिए हम जो है आज नाटक देखने वाले हैं अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी। चलिए, तो जो अंधेर नगरी नाटक है इसके रचनाकार हैं, पहले तो रचनाकार लिख लीजिए कि रचनाकार कौन है। तो ये हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु जी, ठीक है। दूसरी चीज कि इसका रचना काल क्या है, ठीक है। रचना काल, इसका रचना काल क्या है, तो रचना काल इसका देखा जाए तो 1881 ईस्वी। रचना काल इसका क्या है, 1881। प्रश्न बनेगा कि ये नाटक किस टाइप का है, तो नाटक की जो श्रेणी है, इस नाटक की श्रेणी क्या है, मतलब किस टाइप का ये नाटक है। तो ये नाटक हमारा क्या है, प्रहसन है। कैसा नाटक है, तो प्रहसन नाटक है। प्रहसन नाटक किसे कहते हैं, तो इसको चाहो तो यहाँ पे पोस्ट में लिख सकते हैं कि ऐसा कोई नाटक हो, ऐसा कोई नाटक हो जिसमें व्यंग्य हो, ठीक है। तो ऐसे नाटक को हम क्या कह लेते हैं, प्रहसन कह लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा नाटक जिसमें व्यंग हो, ठीक है। ऐसा नाटक जिसमें क्या हो, जिसमें व्यंग हो। जिसमें क्या हो, व्यंग हो। तो ऐसा नाटक जिसमें व्यंग हो, तो इसको हम प्रहसन कहते हैं। तो इसकी श्रेणी क्या हो गई, इसकी श्रेणी प्रहसन हो गई। रचना काल क्या हो गया, 1881 ईस्वी हो गया। और रचनाकार कौन हो गए, तो भारतेंदु जी हो गए। और नाटक कौन सा हो गया, तो अंधेर नगरी, ठीक है। 1881 ईस्वी में लिखे गए थे। इसमें जो कुल दृश्य है, प्रश्न आपसे बन सकता है कि इसमें कुल दृश्य कितने हैं। कुल दृश्य, कुल कितने दृश्य हैं इसमें, कुल दृश्य इसमें 6 हैं। कुल दृश्य किसमें है, तो हाँ, तो कुल दृश्य जो है इसमें कितने हैं, 6 हैं। आगे देखें कौन कौन है ये दृश्य, ये दृश्य है कौन कौन। तो प्रथम जो दृश्य है, प्रथम दृश्य, जो प्रथम दृश्य है वो बाह्य प्रांत है। बाह्य प्रांत, प्रथम दृश्य में क्या है, बाह्य प्रांत का वर्णन है। द्वितीय दृश्य क्या है, द्वितीय दृश्य। तो जो दूसरा दृश्य इनका है वो उसमें जो है बाजार का वर्णन है। तो बाजार है जिसमें सब सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब कुछ बेचता है और सब टकेसर भाजी बिकता है, ठीक है। जो तृतीय है,
तृतीय जो दृश्य है, तृतीय दृश्य क्या है? जो तृतीय दृश्य है वो जंगल का दृश्य है। जंगल का मतलब कि जंगली व्यवहार, और क्या कोई जंगल नहीं है इसमें, व्यवहार का है। तो तृतीय दृश्य जंगल, तो तृतीय दृश्य जंगल, उसमें लिखा रहेगा तृतीय दृश्य में जंगल, तो जंगल, ठीक है। और क्या है? चौथा जो दृश्य इनका क्या है? चतुर्थ, चतुर्थ दृश्य। जो चतुर्थ दृश्य है वो राज्यसभा का है। चतुर्थ दृश्य किसका है? राज्यसभा का है। चतुर्थ दृश्य किसका है? राज्यसभा का है, ठीक है। पंचम, छह दृश्य है ना, तो पंचम दृश्य किसका है? पंचम दृश्य, काला वाला वीडियो, ये वाले में, ठीक है। देखिए आप लोग माइक बंद करके उसके बाद, ठीक है, आवाज आ रही है। तो देखिए पंचम दृश्य, पंचम दृश्य में क्या है? अरण्य। अरण्य आप सोचेंगे कि अभी तो लिखे हैं जंगल, अरण्य मतलब भी तो जंगल ही होता है, ठीक है। तो उसमें और इसमें अंतर है तो व्यवहार वैसा ही, जंगल जंगल ही है, ठीक है। तो पंचम दृश्य मतलब अरण्य, और षष्ठ दृश्य जो लास्ट है इसका, जो षष्ठ दृश्य है वो क्या है? शमशान है। तो षष्ठ दृश्य क्या है? शमशान है, और ये लास्ट है। तो ये तो इनके दृश्य है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अंधेर नगरी कोई नाटक है, उसका रचनाकाल 1881 ईस्वी है, रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, और उसकी श्रेणी क्या है? तो इस नाटक की जो श्रेणी है वो प्रहसन है, क्योंकि यह क्या है? व्यंग्य प्रधान है। इसमें कुल दृश्य की बात करें तो इसमें कुल दृश्य कितने हैं? 6 हैं। और प्रथम दृश्य जो है बाह्य प्रांत है, द्वितीय दृश्य में बाजार है, और तृतीय दृश्य में जो है जंगल है, चतुर्थ दृश्य हमारा राज्यसभा है, पंचम दृश्य अरण्य है, और षष्ठ दृश्य क्या है? तो शमशान है। इतनी चीजें हमने जाना। अब जो है इसके जो अंधेर नगरी जो नाटक है, ये जो है प्रतीकात्मक नाटक है, कुछ प्रतीक हैं इसके, ठीक है। जैसे अंधेर नगरी, ये जो नाम दिया गया ये किसका प्रतीक है? ये जो चौपट राजा उसमें है वो किसका प्रतीक है? जो गोवर्धन जो खा खा कर मोटा हो गया वो किसका प्रतीक है? महंत जी जो उसके गुरु है वो किसका प्रतीक, ठीक है। जो उसमें फरियादी है वो किसका प्रतीक है? और जो मर गई दीवार गिरने से दब करके जो बकरी मर जाती है वो बकरी किसका प्रतीक है? तो ये भी हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रतीक योजना है, क्योंकि आपसे प्रश्न बनेगा कि ये किसके प्रतीक है या अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, ठीक है। तो ये प्रतीक देखते हैं, लिखेंगे अंधेर नगरी की प्रतीक योजना। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी की प्रतीक योजना, प्रतीक योजना, ठीक है। अंधेर नगरी की क्या है? अंधेर नगरी की प्रतीक योजना। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, अंधेर नगरी की प्रतीक योजना में सबसे पहले लिखते हैं कि आखिर अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, ठीक है। तो अंधेर नगरी, अंधेर, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जो प्रतीक है वो अंध व्यवस्था का है। किसका प्रतीक है? अंध, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अंध
व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, एक मिनट। अंध व्यवस्था, ठीक है। तो अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? अंधेर नगरी जो है अंध व्यवस्था का क्या है? प्रतीक है, ठीक है। अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? अंध व्यवस्था का प्रतीक है। दूसरा अगर हम बात करें, चौपट राजा, जो उसका राजा है वो चौपट राजा है। चौपट राजा, तो जो चौपट राजा है वो किसका प्रतीक है? तो चौपट राजा मतलब विवेक, एक राजा को मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, ये सब इसमें नहीं है। तो लिख सकते हैं विवेकहीनता, ये किसका प्रतीक है? तो विवेकहीनता तथा न्यायहीनता का प्रतीक है। न्यायहीनता का क्या है? प्रतीक। तो जो चौपट राजा है वो विवेकहीनता तथा न्यायहीनता का क्या है? प्रतीक है। और जो तीसरा है गोवर्धन दास को ले सकते हैं। गोवर्धन दास जो है, गोवर्धन दास, ठीक है, चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे ही लिखा है, ठीक है, गोवर्धन दास। तो जो गोवर्धन दास है वो किसका प्रतीक है? तो ये जो है मान जी कहते हैं कि इस राज्य में रहना ठीक नहीं है, ये मार्केट सही नहीं है, यहाँ के जो है सब भाव जो है एक ही में मिलते, मतलब टकेसर भाजी, कुछ भी ले लीजिए टकेसर भाजी है, सबका एक ही रेट है, सब कुछ एक ही भाव में यहाँ मिलता है, यह राज्य सही नहीं है, तुम चलो। तो गोवर्धन दास कहता है कि नहीं गुरुदेव, उधर दिन भर मांगते हैं तो खाने भर के लिए भी नहीं मिलता, यहाँ मतलब टकेसर में ही मिल जाता, पेट खाइए, ठीक है। तो मान जी समझाते हैं पर ये नहीं मानता है, कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं खाऊंगा, उधर कम मेहनत में जो है ज्यादा चीजें मिल जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे रह जाता है, तो इसके अंदर लोभ है, ठीक है। तो ये जो गोवर्धन दास है ये लोभ वृत्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लोभ वृत्ति, लोभ वृत्ति का प्रतीक, ये किसका प्रतीक है? तो ये लोभ वृत्ति का प्रतीक है, ठीक है। अब महंत जी, महंत जी समझदार व्यक्ति, समझाते हैं। तो महंत जी के दो चेले हैं, एक नारायण दास है और एक गोवर्धन दास है। तो नारायण दास तो समझाने पर महंत जी के साथ चला गया, लेकिन गोवर्धन दास नहीं गया, यहाँ टकेसर भाजी खाने के लिए इसके लोभ प्रवृत्ति थी ना, तो यहीं पे क्या हो गया, ये रुक गया, ठीक है। महंत जी भी किसी के प्रतीक बन के सामने आते हैं। तो किसके आते हैं? महंत जी। ये जो महंत जी है ये समझदार व्यक्ति हैं, तो किसके प्रतीक बनेंगे? ज्ञानी। ये प्रतीक किसके बनेंगे? तो ज्ञानी और नीति उपदेशक, नीति के उपदेश देने वाले, तो नीति उपदेशक, नीति उपदेशक तथा व्यवहारशील,
व्यवहारशील तथा व्यवहारशील व्यक्ति के प्रतीक हैं। तो ये देख सकते हैं कि ज्ञानी, नीति उपदेशक तथा व्यवहारशील व्यक्ति के प्रतीक है। ज्ञानी है, गुरु है, ठीक है, तो सब कुछ इनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ जब सब कुछ टकेसर भाजी मिल रहा है तो बड़ी समस्या सामने आने वाली है। इनको सभी चीजों का क्या हो जाता है, आभास हो जाता है। इसीलिए गोवर्धन दास को समझा रहे थे, पर ये लोभी वृत्ति का व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है। ठीक है, कहता है कि कम मेहनत में जो है भरपूर भोजन यहाँ मिल जाएगा, इसलिए कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो ज्ञानी, नीति तथा उपदेशक तथा व्यवहारशील व्यक्ति का क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। पांचवें नंबर पर क्या है, फरियादी है जो अपनी फरियाद लेकर के आता है राजा के पास। कब आता है, जब इसकी बकरी दीवार गिरने से मर जाती है, तब ये आता है राजा के पास। ठीक है, चौपट राजा के पास। तो फरियादी आ गया। फरियादी को देखते हैं। फरियादी जो है न्याय के इच्छुक, इसको न्याय चाहिए ना, तो न्याय के इच्छुक, न्याय के इच्छुक, न्याय के इच्छुक न्याय के इच्छुक जनता। ठीक, न्याय के इच्छुक जनता का प्रतीक। न्याय के इच्छुक जनता का प्रतीक है कौन, फरियादी। तो जो फरियादी है वो न्याय के इच्छुक है, यानी कि जनता जो है उस जनता का प्रतीक है जो न्याय के लिए इच्छुक है, यानी कि जो न्याय चाहती है उस जनता का क्या है, ये प्रतीक है कौन, फरियादी। ठीक है, छठे नंबर पर देखते हैं। छठे नंबर पर जो है बकरी है। आखिर वो बकरी किसकी प्रतीक है, तो बकरी बेचारी मर जाती है। ठीक है, बकरी क्या हो जाती है, बकरी बेचारी मर जाती है, निर्दोष है। ठीक है, शोषित है, तो एक प्रकार से इसको कह सकते हैं शोषित जनता का प्रतीक। ठीक है, शोषित जनता का प्रतीक। तो इसको लिखेंगे निरीह। ये किसका प्रतीक बनेगी, तो निरीह। निरीह मतलब मासूम, मासूम कामा शोषित, निरीह शोषित जनता का प्रतीक। तो देखिए जो बकरी हमारी बनती है, बकरी क्या है, निरीह मतलब मासूम शोषित जनता का प्रतीक है, जो बेचारी कुछ भी नहीं करती है और मारी जाती है। ठीक है, तो शोषित जनता है और उसकी फरियाद और कुछ जनता जो है न्याय चाहती है, कुछ जो लोग शोषित हो गए हैं उनको, तो फरियाद करते हैं, यानी राजा के सामने जाते हैं अपनी मांग को लेकर के। अब वहाँ कैसे न्याय होता है अंधेर नगरी नाटक में, तो ये छह आप जो है प्रतीक हैं, इनको आपको जानना है। पूछ सकता है कि बकरी किसका प्रतीक है, या फिर फरियादी किसका प्रतीक है, या महान जी किसका प्रतीक है, या फिर गोवर्धन दास किसका प्रतीक है, या फिर अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, फिर चौपट राजा किसका प्रतीक है। ठीक है, तो चौपट राजा हमारा जो है विवेकहीनता और न्यायहीनता। ठीक है, तो विवेकहीनता और न्यायहीनता का क्या है, प्रतीक है कौन, चौपट राजा। आगे अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी जो नाटक लिखा गया इसका कुछ उद्देश्य रहा, किस उद्देश्य के लिए इस नाटक को क्या किया गया था, लिखा गया था।
तो इसको लिखेंगे कि अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य, अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य। तो अंधेर नगरी नाटक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य बन सकता है अविवेकी, जो पहला उद्देश्य इसका बनेगा वो क्या बनेगा? अविवेकी अविवेकी मूल्यहीन, अविवेकी मूल्यहीन राजा की सत्ता, राजा की सत्ता का पर्दाफाश करना। अविवेकी मूल्यहीन राजा की सत्ता का पर्दाफाश करना। ठीक है, पर्दाफाश करना। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अविवेकी मूल्यहीन राजा की सत्ता का पर्दाफाश करना, इसका जो है पहला उद्देश्य रहा है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है? जो इसका दूसरा उद्देश्य बनेगा वो क्या बनेगा? तो जो दूसरा उद्देश्य है इसका, दूसरा उद्देश्य है कि मनुष्य के लोभ वृत्ति पर व्यंग है, कि व्यक्ति को जो लोभ करता है उस पर एक क्या है, ये व्यंग है, व्यंग बोला गया है। ठीक है, एक प्रकार से तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के लोभ वृत्ति पर क्या है? व्यंग है। ठीक है, लोभ वृत्ति पर क्या है? तो व्यंग है। तो मनुष्य के लोभ वृत्ति पर ये व्यंग किया गया है इस नाटक में। तो अंधेर नगरी नाटक का जो उद्देश्य रहा कि अविवेकी मूल्यहीन जो राजा है उसकी सत्ता कैसे चल रही है, उसी का पर्दाफाश करना इसका उद्देश्य रहा। दूसरा कि मनुष्य जो मनुष्य लोभी है, ठीक है, जो मनुष्य क्या है, लोभी है, उसकी लोभ वृत्ति पर व्यंग करना ही इसका क्या है, उद्देश्य रहा है कि वो जो है लोभ करना छोड़ दे। लालच में आकर के जो है जैसे होता यह था कि लालच में आकर के देश को ही क्या कर देते थे, लुटवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लालच में पड़ करके, तो वो लालच पर भी क्या है, इन्होंने व्यंग किया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य। तो दो ही उद्देश्य इसके रहे हैं। ठीक है, तो अंधेर नगरी में कुछ गीत भी हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि अंधेर नगरी में कितने गीत हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो कुछ तो इसके गीत हैं और कुछ गीत जो है इम्पोर्टेंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से गीत हैं। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी प्रहसन नाटक, पूरा लिख देते हैं इस बार। अंधेर नगरी प्रहसन, अंधेर नगरी प्रहसन के नाटक भी चाहे तो लिख सकते हैं।
प्रहसन, नाटक भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। प्रहसन नाटक के गीत, ठीक है। तो अंधेर नगरी प्रहसन यानी नाटक के क्या गीत। तो इसमें गीत कितने हैं, तो पहले तो लिख लीजिए गीतों की संख्या, यानी कुल गीत। कुल गीत कितना है, कोई बताएगा? कुल गीत कितने नहीं हैं? पता सर। तो कुल, अच्छा ठीक है, कुल गीत जो है 7 है, ठीक है। कुल गीत कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। अंधेर नगरी में जो है कुल गीत 7 गाए गए हैं। तो हम एक एक गीतों को देख लेते हैं, ठीक है। एक एक गीतों को क्या करते हैं, देख लेते हैं कौन गाया है और कब कब गाया है, ठीक है। तो इतना तो हमको पता है कि इसमें कितने दृश्य हैं, 6 दृश्य हैं। कितने दृश्य हमने देखा था? 6 दृश्य दिखा था। तो जो गीत होंगे वो किस किस दृश्य में गाए गए हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। किस किस दृश्य में कौन कौन सी गीत है, तो पहले तो गीत आप लिखेंगे, पहचानना रहता है कि ये किसकी गीत है। वो पूछेगा कि अंधेर नगरी के ये किसने गाया है, या किसकी गीत है, या किस दृश्य में गाया गया है, किस अंक में गाया गया है। तो चूंकि यहाँ पे तो अंक नहीं है लेकिन दृश्य ही है, ठीक है। आगे जो हम नाटक पढ़ेंगे आधुनिक और जब विकास होगा नाटक का, तो उसमें अंक भी मिलेंगे और दृश्य भी मिलेगा, तो दोनों चीज मिलेंगे, ठीक है। अगर गीत की हम बात करें तो फर्स्ट जो गीत है राम भजो। देखिए जब ये पूरा चीज आप लिख लेंगे तो आपके सामने पूरा स्टोरी आ जाएगी। स्टोरी फिर हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको सुनने की जरूरत पड़ेगी। राम भजो हम थोड़ा थोड़ा बस बताते चलेंगे, स्टोरी भी आपका क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो राम भजो, ठीक है। राम भजो राम भजो, यहाँ पे कर लीजिए भाई, ठीक है। ये एक गीत आई। और क्या कर सकते हैं, देखिए राम भजो राम भजो राम भजो भाई, और जो इसकी और लाइन है तो वो लाइनें छोड़ दी जाती है, सारी लाइनें आपको देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन लिख रहा हूं, तुलसीदास भये रघुराई। तुलसीदास भय रघुराई। तो तुलसीदास भय रघुराई, ये जो गीत है ये महंत जी जब अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण तक कर रहे थे या घूम रहे थे, ठीक है। भ्रमण कर रहे थे कहिए या फिर घूम रहे थे कहिए, भिक्षा मांग रहे थे इधर उधर, ठीक है। तो इसी नगरी की ओर आ रहे थे। किस नगरी की ओर? अंधेर नगरी की ओर। तो ये गीत जो है वही शिष्यों के साथ अपने गा रहे हैं, ठीक है। और किस दृश्य में गा रहे हैं? तो पहले ही दृश्य में गा रहे हैं, ठीक है। किस दृश्य में? पहले दृश्य में। तो इसको लिखेंगे अब ये चीज लिखेंगे कि गा कौन रहा था, ठीक है। तो गाने वाले के लिए लिखेंगे यहाँ पर प्रथम दृश्य में क्या हुआ? सर सब लोग गाते हैं ना मिलके ये गाना? हाँ, ये तीनों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम
प्रथम दृश्य में महंत जी अपने दोनों शिष्यों अब यहाँ चाहो तो शिष्यों का नाम भी लिख लो, क्योंकि एक नाम मैंने बीच में जो है जब हम लिख रहे थे पात्र तो वहां शायद छोड़ दिया है, तो यहाँ पे दोनों लिख लीजिए। गोवर्धन दास, ठीक है, गोवर्धन दास। इसके बाद और कौन है? नारायण दास। तो ये देखिए दोनों शिष्य इनके हो गए, गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक है, गोवर्धन दास और नारायण दास हो गए। ठीक है, के साथ यहां पे लिख लीजिए, के साथ गाते हैं। ठीक है, तो प्रथम दृश्य में महंत जी अपने शिष्यों के साथ, दो शिष्य थे इनके, तो दोनों शिष्यों के साथ जो है यह गीत गाते हैं कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई तुलसीदास भय। ये लास्ट पंक्ति है, तुलसीदास भय रघु राई। ठीक है, तो ऐसे ही गीत को क्या करते हैं, गाते चलते रहते हैं। ठीक है, जो दूसरी गीत आती है, ये प्रथम दृश्य में थी। जो दूसरी गीत आती है, वो है लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ मिटावत मान। तो ये भी एक गीत है। ठीक है, लोभ मिटावत मान। तो लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तो ये भी एक गीत आया है। और ये कौन गाएगा? तो शिक्षा की बात है ना, तो महंत जी ही गाएंगे। ठीक है, तो महंत जी जो है जब गोवर्धन दास कहता है कि नहीं गुरुदेव, ये नौकरी बड़ी अच्छी है, इसमें सब टकेसर मिलता है, भरपेट एकदम खाइए, कम मेहनत करिए और खूब खाइए। ठीक है, मेहनत कम करना है, नहीं भिक्षा कम ही मांगनी पड़ती है, और थोड़े से में ही बहुत ज्यादा खाने को यहाँ क्या हो जाता है, मिल जाता है, सब कुछ सस्ते में मिलता है यहाँ पर, इसलिए इस नगरी को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उसके मन में क्या आ जाता है, लोभ आ जाता है ना। तो इसी पे गोवर्धन दास के गुरु महंत जी जो है इसको समझाते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम दृश्य के अंत में प्रथम दृश्य के अंत में, प्रथम दृश्य के अंत में महंत जी गोवर्धन दास अपने शिष्य लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो, चाहे 60 काट में लिख सकते हैं, अपने शिष्य
गोवर्धन दास को लोभ से दूर होने की या दूर रहने की शिक्षा देते हैं या दूर रहने के लिए कहते हैं, जो भी समझ सकते हैं। दूर रहने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अर्थात ये कौन गाता है? महंत जी गाते हैं। क्यों गाते हैं? गोवर्धन दास को लोभ से दूर रखने के लिए वो बताते हैं कि लोभ पाप की मूल है, यानी कि लोभ जो है, लालच ही क्या है? वो पाप का जड़ है। मूल मतलब क्या है? जड़। तो लोभ पाप की जड़ है और लोभ ही मिटावत मान, और जो मान, जो इज्जत, जो सम्मान होता है, वो लोभ क्या कर देता है? मिटा देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 7 गीत हैं, अभी हमने 2 गीत लिखा। ठीक है, अगला जो गीत है चने बनावे घासी राम, जो तीसरा गीत है, तीसरा गीत क्या है? चने बनावे घासी, चने बनावे घासी राम, चने बनावे घासी राम, चने बनावे घासी राम, सब पर दूना टिकस लगावे, सब पर दूना टिकस, टिकस मतलब टैक्स, टिकस लगाते। ठीक है, तो चने बनावे घासी राम और गीत है एक, तो उसके लास्ट लाइन है सब पर दूना टिकस लगाते। ये जो है घासी राम गाता है। ठीक है, ये कौन गाता है? तो इसको घासी राम गाता है, यानी दूसरे दृश्य में दूसरे दृश्य में घासी राम, दूसरे दृश्य में कौन गाता है? तो दूसरे दृश्य में घासी राम गाता है। दूसरे दृश्य में कौन गाता है इसे? तो दूसरे दृश्य में इसे घासी राम गाते हैं। ठीक है, चने बनावे घासी राम, ये कौन गाता है? तो दूसरे दृश्य में गाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया चना बेचने वाला, जो मार्केट का है। दूसरा क्या है? दूसरा दृश्य मतलब क्या है? दूसरा दृश्य बाजार का ही तो दृश्य है ना। तो अब बाजार में पहुंच गए, तो बाजार में जो है घासीराम चना बेचता है, तो अपने चना का बड़ाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा जो गाना है इसमें चूरन वाली गाती है, वो क्या गाती है? चौथा गाना होगा, चौथा होगा ना ये? हाँ, चौथा होगा। ये क्या गाती है कि चूरन अमल वेद का भारी, चूरन अमल वेद का भारी।
चूरन अमल वेद का भारी, ठीक है, चूरन अमल वेद का भारी, सब कानून हजम कर, जो इसको खाता वो क्या कर देता, सब कानून हजम कर जाता, ठीक है। तो सब कानून हजम कर जाता या कर जाते, ठीक है। तो चूरन अमल वेद का भारी, और लंबी का गीत है, और उसमें जो है लास्ट पंक्ति है, सब कानून हजम कर जाते। तो ये भी दूसरे दृश्य में है, क्योंकि बाजार का सीन है, तो बाजार का सीन दृश्य जो है दूसरा दृश्य है, ठीक है। तो दूसरे दृश्य में जो है चूरन बेचने वाली यानी पाचक वाला, जो पाचक वाला है, जो चूरन बेचता है, पाचक वाला उसको कहा गया, उसमें वो गाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरे दृश्य में, चूरन वाला नहीं कहेंगे क्योंकि उसका नाम उसमें जो है पाचक वाला रखा गया है, ठीक है। दूसरे दृश्य में पाचक वाला कह के संबोधित है। पाचक वाला क्या करता है, गाता है। दूसरे दृश्य में पाचक वाला गाता है। तो दूसरे दृश्य में कौन गाता है इसको, तो दूसरे दृश्य में इसको पाचक वाला गाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो गीत होगा हमारा, कौन सी गीत हो सकती है, 5 नंबर की गीत हो सकती है। क्या है, एक गीत आता है, मछली बेचने वाले, मछली ले मछली। तो ये एक गीत आती है, ये भी बाजार का ही सीन है, तो इसलिए दूसरे दृश्य में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, दूसरे ही दृश्य में जाएगा। तो इसको लिखेंगे दूसरे दृश्य में मछली वाली गाती है, मछली वाली क्या करती है, इसको दूसरे दृश्य में मछली वाली गाती है, ठीक है। तो जो मछली बेचने वाली है वो दूसरे दृश्य में इस गान को क्या करती है, गाती है कि मछली ले मछली, ठीक है। और कुछ लंबा कुछ गाती है, तो वो पूरा नहीं लिखा गया है, बस गीत का नाम है यहाँ पर। तो दूसरे दृश्य में मछली वाली क्या करती है, गाती है। एक गीत है इसमें जो इम्पोर्टेंस है, ये जो गीत है 6 नंबर शायद होगा, इसको मोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो गीत है, सेत सेत सब एक से, सेत सेत सब एक से, कपूर कपास। सेत सेत सब है, ये क्या है, ये जो है सब है, ठीक है। तो सेत सेत सब एक से, कपूर कपास, और इसके लास्ट लाइन है, प्राण दीजिए, प्राण दीजिए रोय।
कब आएगा ये गीत? ये जो गीत आएगा तीसरे दृश्य में। तीसरे दृश्य में। और कौन गाएगा? तो सबसे बुद्धिमान जो होगा वही गाएगा इस बात को, क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता। तो महंत जी गाते हैं। कौन गाता है? महंत जी गाते हैं। मान जी के अलावा तो सब मूर्ख ही हैं इसमें, ठीक है। तो महंत जी गाते हैं, ठीक है। और लास्ट गीत है इसकी, जो लास्ट गीत है वो क्या क्या है? तो लास्ट गीत 7वें नंबर की गीत होगी, अंधेर नगरी अनबुझ राजा। ये मोस्ट लगा लीजिए, ये भी क्या है? मोस्ट है। तो ये मोस्ट हो सकती है। गाते हैं क्या? अंधेर नगरी अंधेर नगरी अनबुझ राजा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा। और लास्ट का है टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। ये लास्ट पंक्ति है। और ये भी कौन गाएगा? ये कौन गाएगा कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ये जब ज्ञान हो जाता है गोवर्धन दास को, अब लास्ट में वही इसको गाता है। किस दृश्य में? तो पंचम दृश्य में ये गाता है, जब आनंद आनंद आ जाता है, पूरा खा खा के मोटा हो जाता है, पेट तो इसका फूल जाता है, ठीक है। पहले दुबला पतला होता है, पूरा पेट निकल जाता है इसका, इतना लड्डू खाता है, ठीक है। तो ये बड़ा खुश होता है। तो उसी समय ये गीत को गाता है कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, यानी कि राजा भी अनबुझ है और नगरी अंधेरे अंधेर है, और सब कुछ टकेशेर में मिलता है, पूरा एकदम टकाशेर लेकर के और खा, ठीक है। तो ये जो है पंचम दृश्य में। किस दृश्य में है? पंचम दृश्य में। पंचम दृश्य में गोवर्धन पंचम दृश्य में गोवर्धन गाता है, ठीक है। तो पंचम दृश्य में कौन गाता है इसको? तो गोवर्धन गाता है, ठीक है। ये जो है गीत योजना हो गई किसकी? तो अंधेर नगरी की, ठीक है। जब अंधेर नगरी नाटक लिखा गया है तो कुछ आलोचक इसके बारे में कुछ कथन लिखे हैं, कुछ उनका विचार है। तो वे विचार क्या देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ एक हेडिंग लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार। महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार, ठीक है। महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार।
तो कथन आते हैं सामने। तो पहला कथन देखते हैं। जो पहला कथन आता है वो क्या आता है? अंधेर नगरी अंधेर नगरी अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। दूसरा क्या है? नाम है। तो अंधेर नगरी क्या है? अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है। और क्या है? और क्या कहा गया? यह नाटक, इसी में है, यह नाटक, ये किसी का कथन बनने वाला है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना अंधेर गर्दी की आलोचना ही अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को एक मिनट। हाँ, अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है।
ये जो कथन है किसका है? ये जो कथन है रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा। किसका है? रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये जो कथन है रामविलास शर्मा का है। ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग तो। लिखा नहीं गया अभी? छोटा करें इसे? जी सर, लिख लिया। क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलिए अगला जो कथन है उसे देखते हैं। अगला जो कथन है, यह प्राशन यह प्रश्न बिहार स्थित, बिहार राज्य जान नहीं रहे हैं तो बिहार स्थित एक दुराचारी सामंत माने राजा कह सकते हैं। सामंत जिसके हाथ में शासन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सामंत की आलोचना दिग्दर्शन नहीं लिखेंगे, आलोचना करने हेतु लिखा गया है या लिखा गया। तो लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है। इसके ये जो कथन है, ये कथन है ब्रजरत्न दास। ये बात कौन कहा? ब्रजरत्न दास कहते हैं कि यह प्रश्न जो है बिहार में स्थित एक दुराचारी सामंत था, उसी की आलोचना किया गया है। ठीक है, उसी की आलोचना किया गया है। ये किसने कहा? ब्रजरत्न दास ने कहा। ठीक है, अगला जो कथन है उसे देखते हैं। अगला कथन क्या है? अगला जो कथन है कि अंधेर नगरी का एकमात्र उद्देश्य 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 निरंकुश
निरंकुश सत्ता का दिग्दर्शन करवाना है। ठीक है, ये जो कथन है किसका है? तो ये कथन है वीरेंद्र शुक्ल का। ठीक है, किसका है? वीरेंद्र शुक्ल। ये कथन है वीरेंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगले कथन की हम बात करें। अंधेर नगरी भारतीय जनता की अंधेर नगरी भारतीय जनता की दयनीय स्थिति का क्या है? चित्रण है। ठीक है, तो अंधेर नगरी किसका चित्रण है? तो अंधेर नगरी जो है भारतीय जनता की दयनीय स्थिति का क्या है? चित्रण है। और ये कथन किसका है? तो बहुत चर्चित छाए रहे इस बार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कि अंधेर नगरी जो है भारतीय जनता की दयनीय स्थिति का क्या है? चित्रण है। ठीक है, तो ये जो है अंधेर नगरी नाटक के बारे में कुछ कथन थे जो चर्चित हैं। ठीक है, अंधेर नगरी की जो शैली है, अगर बात किया जाए कि अंधेर नगरी की शैली, अंधेर नगरी नाटक या प्रश्न लिख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, ऐसे ही समझ लीजिएगा। अंधेर नगरी की शैली, अंधेर नगरी की शैली क्या है? तो ये तो पहले तो ये क्या है? लोक नाट्य है। क्या है? प्रश्न है, आप जानते रहेंगे। शैली अगर पूछा जाए तब आपको बताना है। अगर प्रश्न बने कि अंधेर नगरी की श्रेणी किस श्रेणी का नाटक है, तो आपको बताना है प्रहसन है। ठीक है, तो इसमें है लोक नाट्य का माम, पारसी रंगमंच, पारसी रंगमंच,
पारसी रंगमंच शैली है। इसी में बढ़ा देता हूं, पारसी रंगमंच शैली है। ठीक है, ये क्या है? तो लोकनाट्य पारसी पारसी रंगमंच शैली है। ये कैसे शैली है? अंधेर नगरी की। तो अंधेर नगरी की शैली है लोकनाट्य पारसी रंगमंच शैली। ठीक है, इस नाटक में कुछ कथन भी है पर ज्यादा चर्चित नहीं है। ठीक है, अगर चाहे तो कथन भी लिखा जा सकता है, नहीं तो रहने दीजिए। कथन वैसे पूछा नहीं जाएगा, लिखना चाहे तो एक दो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एक कम से कम लिख लीजिए। प्रमुख कथन। प्रमुख कथन। प्रमुख कथन की बात करें तो दुहाई है महाराज हमारा न्याय हो, ये किसका है? ये कथन किसका है बताएंगे? बहुत आसान है। जिसकी बकरी मर जाती है। जिसकी बकरी मर जाती है। फरियादी। हाँ, फरियादी। ये फरियादी फरियाद लेके पहुंचता है और कहता है कि दुहाई है महाराज हमारा न्याय हो। ठीक है, न्याय हो। तो ये जो कथन है ये कौन कहेगा? फरियादी कहेगा। ठीक है, ये कौन कहेगा? तो ये फरियादी कहेगा। ठीक है, एक और ना हो तो लिख लीजिए। बच्चा बहुत रोब मत करना। बच्चा, ये किसका है बताएंगे? बहुत आसान है। महंत दास। बच्चा बहुत रोब मत करना। बताएंगे किसका है? बच्चा बहुत रोब मत करना। महंत दास। हाँ, महंत दास अपने बच्चे को समझाते हैं, यानी गोवर्धन दास को समझाते हैं ना। जब वो नगर में जाते हैं तो सब टकेसर भाजा कुल बिकने लगता है। तो ये अपने शिष्यों को महंत दास समझाते हैं कि देखो बच्चा, यहाँ बहुत रोब मत करना। ठीक है, तो बच्चा बहुत रोब मत करना। महंत दास, महंत दास अपने शिष्यों से कहते हैं। महंत दास अपने को हटा देते हैं, शिष्यों ही लिख देते हैं। महंत दास शिष्यों से कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नाटक अंधेर नगरी। ठीक है, ये बताइए कुछ समझ में आया इसका? जी सर। अब जो है स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के स्क्रीन पे? छोटा हो गया ज्यादा क्या? सर छोटा दिख रहा है पर दिख रहा है क्लियर। हाँ, अब चलिए मैं इसी स्क्रीन को एक बार पूरा जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हमने क्या किया यहाँ लिख रखा है। तो ये देखिए, पहले अंधेर नगरी ये हमारा क्या है? नाटक है। इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु जी हैं। रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी।
और रचना काल जो है 1881 ईस्वी। और इसकी श्रेणी क्या है तो प्रहसन श्रेणी में लिखा गया है। जो व्यंग की कैटेगरी में जो नाटक लिखे जाते हैं उनको प्रहसन कह लिया जाता है। ठीक है। और कुल दृश्य की बात करें तो 6 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य जो है बाह्य प्रांत है। दूसरे दृश्य में जो है बाजार वर्णन है। तीसरे जो दृश्य है, तृतीय दृश्य जो है उसमें जंगल। और चौथा जो दृश्य इसमें बना है वो है राज्यसभा का। चौथा दृश्य किसका है? राज्यसभा का। पंचम दृश्य अरण्य का है। और षष्ठ दृश्य जो है शमशान है। और इसके बाद जो है अंधेर नगरी की कुछ प्रतीक योजना भी है, तो उनकी अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं अंधेर नगरी की जो प्रतीक योजना है तो उसमें सबसे पहले अंधेर नगरी किसका प्रतीक है तो अंध व्यवस्था का प्रतीक है, जहाँ व्यवस्था अंधी हो, सही व्यवस्था ना हो। चौपट राजा किसका प्रतीक है तो विवेकहीनता का प्रतीक है, न्यायहीनता का प्रतीक है। ठीक है। गोवर्धन दास किसका प्रतीक है तो गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति का प्रतीक है। लोभी वृत्ति वाला जो व्यक्ति है उसका प्रतीक है। और महंत जी किसके प्रतीक है तो महंत जी ज्ञानी है, विद्वान है, नीति उपदेशक है, व्यवहारशील है। ठीक है। तो तमाम ऐसे व्यक्तियों का ये क्या है प्रतीक है, कौन? महंत जी। और फरियादी किसका प्रतीक है तो फरियादी की अगर हम बात करें तो न्याय चाहने वाली जनता का प्रतीक है। ठीक है। न्याय को इच्छुक जनता की प्रतीक या न्याय चाहने वाली जनता का प्रतीक है, कौन? फरियादी। बकरी क्या है तो बकरी किसका प्रतीक है? बकरी जो है मासूम शोषित जनता का प्रतीक है। मासूम या निरीह शोषित जनता का प्रतीक है, कौन? बकरी। ठीक है। इस नाटक के उद्देश्य, ये नाटक क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से ये लिखा गया, तो इसकी अगर बात करें तो यह नाटक लिखा गया है अविवेकी मूल्यहीन राजा की सत्ता का पर्दाफाश करने के लिए। क्यों लिखा गया? अविवेकी मूल्यहीन राजा की सत्ता का पर्दाफाश करने के लिए इसे लिखा गया। एक और चीज इसका उद्देश्य रहा कि मनुष्य के लोभ वृत्ति पर व्यंग किया गया इसके माध्यम से। ठीक है। कि मनुष्य को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी मनुष्य की क्या स्थिति होती है उस पर व्यंग है। ठीक है। अंधेर नगरी प्रहसन जो लिखा गया इसमें कुछ गीत हैं बीच बीच में, उन गीतों की संख्या अगर पूछे तो आपको बताना है कि इसमें जो गीत है वो 7 गीत हैं। ठीक है। पहला गीत जो है राम भजो राम भजो राम भजो भाई। ठीक है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। और लास्ट की जो लाइन है तुलसी भय रघुराई, ये गीत गाया किसने है तो ये प्रथम दृश्य में, यह गीत जो है प्रथम दृश्य में महंत जी गाते हैं। अकेले नहीं गाते हैं, जब उधर से आते हैं इस नगर की ओर तो अपने दोनों शिष्यों के साथ मिलकर ये गाना गाते हुए आते हैं। ठीक है। और अगला जो इसमें गीत है लोभ पाप को मूल है लोभ मिटावत मान। ये गीत आती है कि लोभ क्या है, वो पाप का मूल है और लोभ मिटाती यानी मान को भी, यानी सम्मान को भी, इज्जत को भी क्या कर देती है, मिटा देती है। यह गोवर्धन दास को शिक्षा देने के लिए यानी लोभ से दूर रखने के लिए प्रथम दृश्य में ही महंत जी क्या करते हैं, इस गीत को गाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा दृश्य आता है जो बाजार का दृश्य है। इसमें जो है गाना पहला एक गीत है कि चने बनावे घासी राम, और अगली लास्ट पंक्ति है कि सब पर दूना टिकस लगाते, सब पर यानी टैक्स लगाते, दूना दूना टैक्स लगाते, जो चना खाते वो क्या करते, चना। तो ये जो है एक गीत गाते हैं, वहाँ का वर्णन करते हैं, कौन? घासी राम गाता है यह गीत। और कब गाता है तो दूसरे दृश्य में, यानी बाजार का ये दृश्य है। इसके बाद आते हैं चूरन वाले। चूरन वाले अपने चूरन का ख्याति बताता है कि क्या उपलब्धि है, क्या इसमें से मिलेगा, लाभ होगा, हानि होगा। तो कहते हैं कि चूरन अमल वेद को का भारी सब लास्ट लाइन है कि सब कानून हजम कर जाते हैं, यानी कि जो इसको खाएगा वो क्या कर देगा, सभी कानून को हजम कर जाएगा। कानून मतलब कुछ नहीं। ये दूसरे दृश्य में
पाचक वाला गाता है, चूरन जो बेचता है पाचक वाला, ठीक है, वो गाता है। फिर उसके बाद जो है मछली ले मछरी, ये भी बाजार का ही दृश्य है। और ये दूसरे दृश्य में जो है मछली वाली गाती है, जो मछली बेचती है वो इस गीत को क्या करती है, गा करके अपनी मछली बेच रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंस एक गीत आती है, श्वेत 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 सब एक से, कपूर हो चाहे कपास हो, सब श्वेत, श्वेत 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 मतलब सफेद सफेद, ठीक है। और लास्ट पंक्ति है, प्राण दीजिए रोए, यानी कि प्राण भी आराम से नहीं निकलेगा, रो रो कर निकलेगा। ये तीसरे दृश्य में ये जो है महंत जी गाते हैं। तीसरे दृश्य में क्या है, महंत जी गाते हैं। चौथा दृश्य अब आता है, सॉरी लास्ट गीत आता है। गीत की अगर बात करें तो यहाँ गीत है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, खा खा करके जो गोवर्धन मोटा ताजा हो गया है, तो वो इस गीत को गाता है पंचम दृश्य में, ठीक है। कौन गाता है, तो गोवर्धन दास इस गीत को क्या करता है, गाता है, ठीक है। और इस नाटक के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों ने कुछ कहा है, तो वो कथन जो है आपके सामने, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन है आपके सामने कि अंधेर नगरी, पहला कथन इसमें बन रहा है, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का, जिसे मैं थोड़ा पतला कर दूं, रहने देते हैं, का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अधूरे गर्दी को खत्म करने, इस अंधेरे गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। ये जो कथन बन के आ रहा है, ये कथन है किसका, तो रामविलास शर्मा। ये कथन है किसका, रामविलास शर्मा का। आगे जो एक कथन है कि यह प्रश्न बिहार स्थित एक दुराचारी सामंत की आलोचना करने हेतु लिखा गया है। यह बात कौन कहता है, तो यह बात ब्रजरतन दास कहते हैं, ठीक है। यह कथन किसका है, ब्रजरतन दास का। अगला कथन है कि अंधेर नगरी, अगला जो कथन है कि अंधेर नगरी का एकमात्र उद्देश्य निरंकुश सत्ता का दिग्दर्शन करवाना है, ठीक है। यह कथन है वीरेंद्र शुक्ल का। अगला जो कथन है वो है कि अंधेर नगरी भारतीय जनता की दयनीय स्थिति का चित्रण है। अंधेर नगरी क्या है, तो भारतीय जनता की दयनीय चित्रण है, और ये बात जो है बच्चन सिंह कहते हैं। अंधेर नगरी जो नाटक है उसकी शैली लोक नाट्य या पारसी रंगमंच शैली है। प्रमुख कथन की अगर बात करें तो ज्यादा तो नहीं, एक दो कथन यहाँ पे देख सकते हैं कि फरियादी का कथन है कि दुहाई है महाराज, दुहाई है हमारा न्याय हो। और एक जो है महंत दास अपने शिष्यों से कहते हैं कि बच्चा बहुत रोब मत करना, यानी कि उदंडता मत करना, शांति से रहना, ठीक है। ये महंत दास जी अपने शिष्यों से कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये नाटक अंधेर नगरी जो है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसको हम चलिए, तो ये नाटक क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। टाइम देखेंगे आप, 4:03 हुआ है। ठीक ठीक।